हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज का डेट है 13 अगस्त 2020 और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आज टोटल हम लोग 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर शायद 2 आर्टिकल्स ही द हिंदू के हैं और जो 2 आर्टिकल हैं वो हैं आपके इंडियन एक्सप्रेस के। बिकॉज द हिंदू में आज इतने कड़क एडिटोरियल्स नहीं आए थे, जिस वजह से हमें इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को सबमर्ज करना पड़ा। ये ठीक भी है, आप सप्ताह में 1-2 बार अगर आप इंडियन एक्सप्रेस का अगर आर्टिकल हम इसमें डालते हैं तो वीक में जितने भी बढ़िया अगर उसमें आर्टिकल्स आए होते हैं उसके एडिटोरियल्स में वो हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो आज हम लोग टोटल फर्स्ट आर्टिकल जो है वो आपका इंडियन एक्सप्रेस का है, जिसके अंदर जो असम में क्लॉज 6 आया है, जिसके बारे में हमने अभी करंट अफेयर्स वाले प्रीलिम सेक्शन में भी उसके बारे में फैक्ट्स डिस्कस करा था। तो उसका एडिटोरियल ग्रुप में मेंस प्रोस्पेक्टिस से क्या क्या उसके डायमेंशंस हो सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ द मैटर ऑफ द डिबेट, और फिर रेसिडेंट कौन हो सकता है आसाम का, माइग्रेंट्स वहाँ पे जो है वो कौन माइग्रेंट्स कहलाएंगे। क्लॉज 6 में ये सारा कुछ बताया गया था, जो कि एक पूर्व जो गुवाहाटी के जो जस्टिस थे उनके अध्यक्षता में पैनल बैठा करके ये सारा कुछ का डिसीजन हुआ है। अब सेकंड आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में आपको पता होगा, आज सॉरी द हिंदू के अंदर में आज आया था एडिटोरियल्स में, कि कैसे टाइगर के जो नंबर्स हैं इंडिया के अंदर में बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो ऐसे कह रही हैं कि 3500 से ज़्यादा इंडिया के अंदर टाइगर नहीं सर्वाइव कर सकते, बिकॉज फॉरेस्ट कंटेंट भी हमारा उतना बढ़िया नहीं है और फिर उतना को सर्वाइव करना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है कि कैसे हम सर्वाइव करवा सकते हैं, ऐसा हमारे पास है और करीब करीब 9 से 10 हज़ार टाइगर्स यहाँ रह सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, प्रैग्मेटिक स्टेप्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने पड़ेंगे, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकेगा। थर्ड आर्टिकल है, फ्रेश आर्टिकल है बिल्कुल। तो ये बहुत दिन से जो कयासें लगाई जा रही थी और ये मोस्ट अवेटेड एक रिफॉर्म था जो भी सीबीडीटी की तरफ से आने वाला था, कि फेसलेस टैक्सेशन अब होगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू टैक्स पेइंग जो असेसमेंट जो होता था उसका, जो एओ के थ्रू जो आता था नोटिस और ये सब सारा कुछ, तो वो सब अब फेसलेस हुआ करेगा। तो क्या है ये फेसलेस असेसमेंट और कैसे ये पूरा काम करेगा, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे। फोर्थ आर्टिकल है स्टॉप डिसमेंटलिंग ऑफ इन्वायरमेंटल रूल्स। तो देखिए, ये सोनिया गांधी ने ये आर्टिकल लिखा है और ये ईआईए ड्राफ्ट के ऊपर है। तो आज कल 12 अगस्त था, कल ही का डेट था। अब ईआईए ड्राफ्ट को ये विड्रॉ करने की बातें कर रही हैं। बहुत सारे इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं और कुछ ऐसे कमिटीज़ के बारे में भी नाम दिया हुआ है कि जिससे ईआईए का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें पॉलिटिकल बातें हैं जो हम लोग हमेशा की तरह ओमिट करेंगे। तो जो हमारे रेलेवेंट चीज़ें हैं इस आर्टिकल में, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताऊं कि वो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं वो जाके टेलीग्राम चैनल के सर्च बार में अगर द हिंदू 365 टाइप करेंगे तो gkmonk.com को सजेशन आएगा और वहाँ से फाइल सेक्शन में जा करके वो सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला आर्टिकल, एक्सप्लेन हु इज आसामीज, proposed definition and several questions। जीएस पेपर 1 सिटीजनशिप चैप्टर से आपका ये टॉपिक से आपका ये कन्वर्ट रिलेट हो सकता है। क्वेश्चन जो है वो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ही ये क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन इसमें नहीं दिया बिकॉज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इसके अंदर जब विश्लेषण होगी, आगे आगे दूसरे आर्टिकल्स आएंगे तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन निकाल के लेकर के आएंगे। इस टाइम पे इतना ही है। Who are Assami peoples has always been contention. Now, a definition has been proposed by a committee that looked into the implementation of Clause 6 of Assam Accord. What is this clause? What is the proposed definition and what are the implications? तो अब इसके अंदर जो क्वेश्चन जैसे जैसे उठे हैं, अब क्लॉज के अंदर में जैसे जैसे टर्म्स है उसके हिसाब से ये आर्टिकल डिफाइन किया जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं तो 1800 से ही जब ब्रिटिश ने एनेक्स किया था आसामी किंगडम को, तो 1826 के टाइम पे, तो उस टाइम पे ब्रिटिश जो है बहुत सारे लेबरर्स लेकर के वहाँ गया थे असम के अंदर में। बिहारीज थे, बंगाल से थे, बहुत लोग बंगालीज थे, वो लोग सब वहाँ पे असम में गए थे वहाँ पे फार्मिंग के लिए और एज अ माइग्रेंट गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद वो वहीं पे रहने लग गए। फिर उसके बाद जब आज़ादी हुई हमारे देश की, तो फिर उसके बाद और भी बहुत सारे लोग जो है बंगाल से और बांग्लादेश से, ये सब फिर 1971 के टाइम पे भी बहुत सारे लोग बांग्लादेश से वहाँ असम के अंदर माइग्रेट किए। तो ये सब लोग जब वहाँ पे इतने सारे लोग जब बाहर से आ गए, तो वहाँ के जो मूलभूत जो ट्राइबल इंडिजीनियस ट्राइबल्स थे, जो एथनिक कम्युनिटीज़ थी, उनको
अपनी डेमोग्राफी की चिंता हो गई कि उनको ऐसा लगने लग गया कि अब जब वो बाहर से यहाँ आ जाएंगे तो हमारा लैंग्वेज कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो गारो, जयंतिया, ये सब जो खासी, ये सब जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे, वो सब भी ट्राइब्स हैं, और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं अलग अलग तरह के, नागालैंड और ये पहाड़ वहाड़ एरिया में बहुत ट्राइब्स ही ट्राइब्स है। तो उन ट्राइब में वैसे ही नंबर कम है, पॉपुलेशन कम है, तो उनको अपने ट्राइब की एग्जिस्टेंस का थोड़ा डर सताने लग गया, बिकॉज क्या होता है कि जब बाहर से लोग आते हैं तो फिर इंटरकास्ट मैरिज होना शुरू होता है, और फिर वो लैंग्वेज जो है वो घर में बोला नहीं जाता, और टाइम के साथ आपका लैंग्वेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम्युनल टेंशन्स बढ़ने लग गए, और फिर धीरे धीरे एक वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज राइज करी, और उसके बाद जो है फिर बाद में अकॉर्ड करना पड़ा। तो यही जो अकॉर्ड हुआ था, तो उसके बाद में क्लॉज 6 की बात की गई थी उसी टाइम पे, कि सेफगार्ड दिया जाएगा यहाँ के इंडिजीनियस पीपल को। पहले तो आप ये बताइए कि कौन आसामी है, पहले जब ये मापदंड तय हो जाएगा उसके बाद सेफगार्डिंग दी जाएगी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के थ्रू, लीगल सेफगार्डिंग। तो अब उस क्लॉज 6 का जो है वो फाइनल जो है रिलीज़ कर दिया गया, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, कल। तो उसके ऊपर बात चल रही है अब कि कौन है क्लॉज 6 के अनुसार किसको किसको ये सेफगार्डिंग दी जाएगी। जैसे क्लॉज 6 क्या बोलता है यहाँ पे, कल जो आया था रिपोर्ट उसके अंदर क्लॉज 6 साफ साफ बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्डिंग दी जाएगी। किसको? एज में बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ आसामी पीपल। तो ये आसामी पीपल का कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज वाला, सोशल मतलब जैसा रहन सहन है, कल्चरल मतलब उनका पुरातन अभी तक जो भी उनका कल्चर जो चलते आ रहा है, जो उनका जितना भी उनके घर में जो प्रॉपर जो ट्रेडिशन चलता आया, वो सब सारा कुछ को फॉलो करने का, उनको प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का उनको राइट मिलता है। किसको? तो आसामी पीपल को। अब ये आसामी पीपल कौन है, क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें आसामी पीपल कौन है और ये सेफगार्ड क्या क्या होंगे, ये दोनों मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर तो वही, अब सेफगार्ड के ऊपर बात करते हैं कि सेफगार्ड क्या होंगे। सेफगार्ड बस इतना ही है कि लेजिस्लेचर में जॉब्स के लिए रिजर्वेशन मिलेगा इनको, उसके बाद ये चुनाव लड़ सकते हैं स्टेट असेंबली में, और फिर वहाँ पे जो भी वो वहाँ जगह को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आसामी पीपल के लिए रिजर्वेशन होगा 80% करीब में। और उसके अलावा जो लैंड है वो आपस में बेच बेच खरीद कर सकते हैं। अगर वो आसामी पीपल नहीं है तो वहाँ पे वो लैंड खरीद नहीं सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर वाला सीन है, लीज़ पे ही लेकर के कुछ काम करेंगे, और फिर उसके बाद उनका वो मतलब कितना भी दिन तक लीज़ रहे वो खरीद नहीं पाएंगे वो चीज़ को। तो ये लॉ हो जाता है। तो ये सेफगार्ड दिया गया है जो आसामी पीपल है। अब आसामी पीपल है कौन, तो इसके ऊपर हम देखें कि gkmonk.com में आज जो हम लोग सुबह करंट अफेयर्स में डिस्कस किए थे उसमें ये था कि कमिटी ने ये प्रपोज किया है कि आसामी कम्युनिटी वो होगा जो ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1951 के वहाँ पे था। इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ असम जो वहाँ रह रहा था असम के अंदर 1 जनवरी 1951, या अदर इंडिजीनियस कम्युनिटी ऑफ असम रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ असम ऑन और बिफोर 1 जनवरी 1951। तो इंडिजीनियस कम्युनिटी या फिर आसामी कम्युनिटी कोई सा भी आदमी, या फिर इंडिजीनियस कम्युनिटी और नॉन इंडिजीनियस कम्युनिटी जो भी आपका 1951 1 जनवरी से पहले असम के अंदर रह रहा था। इसके अलावा ऑल अदर सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ असम ऑन और बिफोर 1951 एंड देयर डिसेंट ऑफ द अबव कैटेगरी, ये सब लोग को वहाँ के आसाम की रहने की मतलब सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट किया जाएगा। और रिजर्वेशन जो है कुछ एक थोड़ा बहुत उसमें कुछ एक मतलब एक्सेप्शंस है, जिस वजह से 80 to 100% सीट जो है वो पार्लियामेंट्री सीट हो या फिर स्टेट असेंबली की सीट हो, वो आसामी पीपल के लिए ही रिजर्व रहेंगी। और फिर लैंड जो है वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो ये जो है कि वो कौन लोग होगा कौन नहीं होगा इसके बारे में। अब इसके अंदर कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किनका पैनल बैठा था, तो वो हमारे पूर्व जस्टिस थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के, बिप्लव कुमार शर्मा, जो ये हाई लेवल पैनल को कमेटी को जो है वो हेड किए थे, और इसके बाद उन्होंने डिसीजन सुनाया था। तो अब मेन बातें क्या उठ रही हैं अब इसके ऊपर जो है कि इसके ऊपर फिर से केस करने की बातें चल रही हैं कि कौन
कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है कि नहीं, ये वाला जो लॉ है। तो इसके ऊपर बाकी लोग भी जो हैं, बहुत लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। कुछ लोग ऐसे पहले कह रहे थे कि 1826 से जो है कि बेस ईयर रखा जाए, उस टाइम पे जो यहाँ पे होगा वही आसामी होगा। लेकिन फिर बाद में जो कमेटी जब बैठी तो उसके अंदर के एक मेंबर ने कहा कि 1826 अगर आप रखोगे तो उतने पुराना पेपर आप कहाँ से लेकर के आओगे डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए। तो आपको मजबूरन 1951 1971 तक ही रखना पड़ेगा। जैसे चार्टर एक्ट आया था आपका, तो सिटीजनशिप वाला, तो उस टाइम उसमें भी 1971 को ही माना गया। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, बिकॉज जो चार्टर अब जो CAA वाला आया था उसके अंदर, उसके अंतर्गत जो है कि बाहर से हिंदू माइग्रेंट जो है वो आ सकते हैं इंडिया के अंदर, वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा क्या था, हमने क्या ऊपर डिस्कस करा कि कोई भी बाहर से आए, उसकी भाषा अलग होगी, तो उस वजह से वहाँ के जो इंडिजीनियस जो ट्राइब है उनका ट्रेडिशन और उनका भाषा ये सब सारा कुछ जो है वो आगे हो के हो सकता है कि एक्सटेंट होने की कगार पे पहुँच जाएगा। और जिस वजह से जो है वो बाहर के लोगों को, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो किसी भी रिलीजन हो, वो अलाउ नहीं करना चाहते हैं असम के अंदर में। और इसके वजह से ही ये जो लीगल वाला जो एक प्रॉब्लम जो है वो सब चल रहा है। और उसके ऊपर अब ये बातें चल रही हैं कि जुडिशियल स्क्रूटिनी को ये सरवाइव कर पाएगा ये डिसीजन या फिर नहीं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या फिर नहीं। बहुत सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के भी जो जर्नलिस्ट हैं और फिर जो 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 एक्टिविस्ट हैं वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो 2 सवाल उठता है इसके बाद, ये क्लॉज़ 6 के बाद और आप जो असम अकॉर्ड लेकर के आए उसके बाद, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये देखने की बात है, ऐसा वो लोग कहते हैं। पहला सवाल क्या है कि जो डेफ़िनेशन ऑफ आसामी है, वो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल, हिस्टोरिक, एथनिक, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल, कल्चरल ये सब के ऊपर है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ रीजन के ऊपर देखा गया है? कि बिकॉज़ बंगाली, पंजाबी, तमिल ये सब भी तो आपके इंडियन है ना, तो ये सब को आप क्यों नहीं उसके अंदर आने दे रहे? तो ये एक थोड़ा-सा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एक मुद्दा है जिसके ऊपर वो बातें चल रही हैं कि ये लीगल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, इसके ऊपर बातचीत होना है। उसके अलावा 1971 के टाइम पे या फिर 1971 के पहले जितने माइग्रेंट्स वहाँ पे आए थे और उसके बाद अब जो उसके बाद वाले जो माइग्रेंट साबित हो रहे हैं, मतलब जो नहीं साबित कर पा रहे हैं, तो वो इतने साल से जब इंडिया के अंदर रह रहे थे, तो अब आप उनको कैसे मैनेज करोगे? अब बांग्लादेश भेजोगे उसको या फिर कहाँ भेजोगे? अगर भेजोगे तो वो क्या लेंगे? वो नहीं लेंगे आपको। तो ये कहाँ जाएँगे ये इतने सारे लोग? तो इसके ऊपर भी जो है वो बातचीत बरकरार है। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। हाउ कैन वी सेव द इंडिया हाउ द टाइगर कैन रीगेन इट्स स्टेप्स। तो ये GS पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सब टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 हैज़ डन वेल टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, but recent reports claims that India cannot manage more than 3,500 tigers. Comment. अभी देखिए, जैसा आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि अभी जब जून 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे था, तो इंडिया बहुत ही मतलब प्राउडली अपने टाइगर के नंबर्स को डिस्प्ले किया वर्ल्ड ऑर्डर में। और फिर उसके बाद उसने बताया है कि कैसे हम 1970 से लेकर आज के डेट में हम लोग इतने ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर पाए हैं। और एनुअल ग्रोथ जो है वो उतना बढ़िया नहीं रहा हो परसेंटेज ग्रोथ, लेकिन फिर भी बाकी देशों से तो हमारे देश में जो परसेंटेज ग्रोथ है वो बढ़िया ही रहा है हर साल एनुअल ग्रोथ। और इसी वजह से जो है कि 1970s में जो हमारे पास यहाँ सिर्फ 2,000 टाइगर थे, अब हमारे पास करीब करीब 3,000 है। और ऐसा उनको लगता है कि पोटेंशियल और भी ज़्यादा है, बिकॉज हम लोग ऐसा उनको लगता है कि जैसे एक संस्था है दिल्ली के अंदर में, उन्होंने ये क्लेम किया है, दिल्ली बेस्ड ग्लोबल टाइगर फोरम का ये क्लेम है कि इंडिया 3,500 से ज़्यादा टाइगर, वाइल्ड टाइगर नहीं कंज़र्व कर पाएगा, बिकॉज़ इंडिया के पास वैसे अभी रिसोर्सेज नहीं है, उतने ज़्यादा जंगल घने नहीं हैं, स्कैटर्ड जंगल लोकेशंस हैं। और उसके बाद आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइगर्स नहीं रख सकते हो, उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। तो इसके ऊपर वो कहते हैं राइटर कि देखिए, एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने कि एक मेलाड लैंडस्केप है जो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है कर्नाटका के अंदर। आज से 50 साल पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे चूँकि 70 ही टाइगर थे, तो उस लैंडस्केप में अब टाइगर एक्सटिंक्ट कर जाएँगे। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत गर्व से ये बताने की खुशी हो रही है कि आज के डेट में वहाँ पे 400 से ज़्यादा टाइगर्स हैं।
और अब मुझे ऐसा लगता है कि इस वाले 25,000 स्क्वायर फीट के अंदर में अलोन 1300 कैट्स रह सकते हैं आराम से। तो ये चीज़ पॉसिबल तभी हो पाया जब एक प्रॉपर गाइडलाइंस आई, 2 लीगल इंस्ट्रूमेंट्स आए जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। और जो वहाँ के जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वो उन्होंने काफ़ी बढ़िया हीरोइक टाइप से काम करा। और उसके बाद जो सेंटर से भी जो उनको लीडरशिप मिली, उस टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साबित हुआ। और इंडिया के अंदर में सारे तमाम तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे कि हम ये सब चीज़ को पहले भी, पास्ट में भी ये चीज़ को मुमकिन कर पाएँ और आगे भी मुमकिन कर पाएंगे। भले स्लो ग्रोथ हो, लेकिन हम कर सकते हैं, ऐसा राइटर का कहना है। लेकिन बीच में ऐसा कुछ एक टाइम आया था जिस टाइम पे काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल ग्रोथ भी हमारे इंडिया में बहुत कम था, और 2000 का ऐसा टाइम था जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो उन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स उस समय डिफाइन कर दिए थे जिसके वजह से जो कंजर्वेशन वाला जो एरिया है फॉरेस्ट के अंदर में, उसमें ट्राइबल्स लोगों की रहने की जो बात है वो अप्रूवल मिल गई थी। तो जिस वजह से जब वहाँ पे ट्राइबल्स रहने लग गए, उसके बाद और ग्रीव सिचुएशन कब कैसे हो गया, जब हॉटस्पॉट के बाहर वाला जो ट्रांजिशन एरिया है वहाँ पे खेती वेती भी करने का अलाउ हो गया। तो इससे और धीरे धीरे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता गया। अब उसके बाद बहुत दिनों तक इसके ऊपर ध्यान नहीं गया था। बहुत लोगों ने इधर से लेटर भी लिखा था वर्ल्ड बैंक को। अब देखिए, नाम ये वाल्मीकि थापर और संजय डेब्रॉय है, तो अब ये तो आप उसमें लिखोगे तो कोई मतलब है नहीं आंसर में। आप देखो कि बहुत लोग एक्टिविस्ट ने उसके ऊपर लेटर लिखा था वर्ल्ड बैंक को कि आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडिंग वहाँ से प्रोवाइड ना करो। लेकिन फिर भी फंडिंग वहाँ से आई, और अल्टीमेटली फिर बाद में कुछ दिन के बाद एक सारिक सरिस्का रिजर्व जो है, वहाँ पे जो टाइगर जो जितने भी थे वो वहाँ से एक्सटेंड कर गए। 2005 में ये चीज़ पता चला, तो फिर उसके बाद मीडिया का ध्यान गया, और फिर उसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने एक टाइगर टास्क फोर्स टीटीएफ का गठन किया, और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इसके ऊपर स्पेंड करना शुरू किया, और टेंशन फिर से जो है वो टाइगर रिजर्व्स के ऊपर आना शुरू हुआ, और मतलब अचानक से। फिर उसके बाद टीटीएफ के रिकमेंडेशंस आए, और उसके वजह से रिकमेंडेशंस के ऊपर ही जो है कि आगे चल कर के काम करना शुरू करा। मतलब काम करना शुरू किया, फंड्स तो एलोकेट किए, लेकिन वो फंड्स जो है वो सही जगह पे प्रोपेगेट नहीं कर पाए, नेविगेट नहीं कर पाए, जिस वजह से ऐसे राइटर कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा फ़ायदा दे पाई, और फॉरेस्ट के जो ड्वेलर्स थे या फिर जो टाइगर्स थे उनको उतना फ़ायदा नहीं पहुंच पाया, और जिसके वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो और भी ज़्यादा ग्रीव होते गई। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जैसे कि महाराष्ट्र हो गए या फिर मध्य प्रदेश हो गए, वो इन सब चीज़ों के ऊपर अपने तरफ से इनिशिएटिव ले लेकर के और फिर उसके बाद इसको डेवलप करना शुरू किए, जिसकी वजह से आज देखिए कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों आगे पीछे रहते हैं। कभी मध्य प्रदेश के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं टाइगर्स के, तो कभी महाराष्ट्र के टाइगर्स के नंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से आगे चल कर के फिर धीरे धीरे ही सही, लेकिन टाइगर्स की जो स्थिति है, नंबर्स हैं, वो कहीं न कहीं कंट्रोल होना शुरू हो गया। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ और बाकी के जो सेवरल अदर भी एक्टर्स जो हैं, वो लोग भी इसके अंदर टाइम टू टाइम अपना काम, अपना योगदान देते आए हैं। लेकिन भारत सरकार को ये चीज़ अब थोड़ा इंश्योर करना पड़ेगा कि उनका जो एक मोनोपोली चलता है टाइगर रिज़र्व्स को मेंटेन करने में, उसको प्रिज़र्व करने में, या फिर जो भी वो काम करते हैं उसके अंदर में, उसको अब धीरे-धीरे उनको ये एनजीओज़ और एक्टिविस्ट जो उतने दिन से काम करते आ रहे हैं, उनके हिस्टोरिकल योगदान के अनुसार जितने भी डाटा है उसके अनुसार उनको भी अब मौका देना चाहिए। बिकॉज़ हमारे देश के अंदर में ऐसे बहुत सारे कैपेबल लोग हैं जो कि इसके ऊपर में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये क्या है, जब ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज़्म की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ को हम वीड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू, इस वाले रिफॉर्म के थ्रू। बिकॉज़ एफएफटी के तहत भी जितने भी जो अंदर में जो काम की काज करते थे जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स, उनको मल्टी रोल प्रोवाइड करवाया गया था, और मल्टी रोल की वजह से, मल्टीटास्किंग की वजह से वो भी आईएएस ऑफिसर्स की तरह थोड़े से एफिशिएंसी उनकी कम हो गई थी। लेकिन हम लोग को कॉन्सन्ट्रेटेड रिफॉर्म, कॉन्सन्ट्रेटेड क्षेत्र में कॉन्सन्ट्रेटेड लोग चाहिए जो कि उस चीज़ पे ही फोकस कर सके जो उनको असाइंड है। तभी जा कर के जो एक मल्टी डायमेंशनल, अगर हम चाहते हैं रिफॉर्म या फिर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ आ पाएगा। हमने ये चीज़ आस लगाया था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की जो सरकार आई थी 2014 में, तो उसके बाद हमें लगा था कि ये चीज़ जो ब्यूरोक्रेसी वाली रेड टेपिज्म है वो अब खत्म होगी, बिकॉज सरकार के जो न्यू इनिशिएटिव्स थे, इंटरप्राइजेस को, एनजीओस को, ये सबको
अंदर लेकर के आने का, तो वो उससे हमको ये आस लगा था। लेकिन अभी तक उसके ऊपर में भी कोई काम हो नहीं पाया है। उतने लकी टाइगर रिज़र्व्स अभी तक नहीं हो पाए हैं कि जब से एनडीए ने इसके ऊपर मतलब पावर वापस लिया है, उसके बाद से अभी तक कोई इस प्रकार के ऐसे कोई डिसीज़न नहीं हो पाए जिसकी वजह से हम लोग दूसरे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनको हम इसके अंदर एनरोल कर पाएँ। इसके अलावा लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि देखिए जो नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी है, वो उसको जो काम देने का बात किया गया था, वो चीज़ के अलावा वो सारा कुछ काम आजकल कर रहा है। इसको स्नो लियोपार्ड के कंज़र्वेशन के लिए भी अब असाइन कर दिया गया है, जो उत्तराखंड में नया स्नो लियोपार्ड का एक कंज़र्वेशन सेंटर खुल रहा है, उसके लिए भी। फिर इसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता, अफ्रीका से जो चीता लेकर के मध्य प्रदेश में या फिर किसी और जगह पे उनको लेकर के आके बसाने की जो बातें चल रही हैं, उसके ऊपर भी इसी संस्था को एनरोल करने की बातें की जा रही है। तो इंडिया को ये जो टाइगर सर्कस है उससे निकलना चाहिए और फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी को असाइन करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट या फिर कंजर्वेशन जो भी है वो फॉरेस्ट अथॉरिटी करे, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसको सेंट्रल स्कीम जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाला जो एक स्कीम है उसके थ्रू सेंट्रली इसको मैनेज होना चाहिए और उससे इसको कनेक्ट करना चाहिए। तभी जा कर के जो है इसका रिफॉर्म एक प्रॉपर और स्टेबलाइज मैनर में आ पाएगा, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग स्टेट के अलग अलग टाइप के, जैसे मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में ज़्यादा है, लेकिन झारखंड में एक भी नहीं है। वहाँ पे 2-3 नेशनल पार्क है लेकिन वहाँ पे टाइगर एक भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो स्कैटर्ड टाइगर है सब पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, उस चीज़ को तभी हम लोग ठीक कर पाएँगे जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये सारा कुछ चलेगा। और इसके बाद फिर जो हमने पहले भी डिस्कस करा कि जितने भी जो न्यू रिसर्च, मॉनिटरिंग, नेचर एजुकेशन, टूरिज़्म और भी जितने टाइप के जो मिटिगेशन या माइग्रेशन कॉन्फ्लिक्ट या फिर मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब को हैंडल करने के लिए हम लोग को थर्ड पार्टी को भी एनरोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल था हमारा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो नेक्स्ट आर्टिकल है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर दिया। तो ये सबसे पहले ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम ये है क्या? तो देखिए कोई भी अभी अगर टैक्स फाइल करता है उसको नोटिस आता है, तो क्या जब नोटिस आता है तो उसको एसएससी जो है जिसको नोटिस आया है, जो लोन भरता है या फिर जिसने लोन नहीं भरा है तो उसको भरने की बात है, तो वो क्या करता है, वो जाता है जहाँ पे भी उसको नोटिस भर के उसको जो भी ऑफिस है वहाँ पे उसको जाना होता है, फिर वहाँ पे उसकी पेशी होती है। तो ये इधर से कोई एओ ऑडिटिंग ऑफिसर के साथ जाता है वहाँ पे, फिर उसके बाद वहाँ कुछ थर्ड मैन मिडिल मैन भी लोग होते हैं। तो क्या होता है, फिजिकली जब बातचीत होती है तो फिर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस वजह से ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन ना हो सके और किसी भी डिफ़ॉल्टी का, जैसे मान लीजिए मैंने टैक्स नहीं पे करा, तो मेरे ऊपर अगर नोटिस आता है, तो मेरे जो केस है, उसको कौन देख रहा है, कौन असेस कर रहा है और कौन उस पे जजमेंट सुना रहा है, ये मुझे नहीं पता होगा। ये मैं अपना इधर से दूँगा, अपना सब नाम-वाम भर के जो भी चीज़ है असेस करके, मतलब अपना फॉर्म फाइल भर करके, मेरे पे जो भी नोटिस आएगा, वो चीज़ कोई थर्ड आदमी, देखिए यहाँ पे इसमें, जैसे मान लीजिए टेक्निकल यूनिट है, उसने नोटिस भेज दिया जो कि एक पोर्टल के थ्रू मुझ तक पहुंच गया। अब मैं इसके बाद इस पे रिप्लाई करा, ये फिर वेरिफिकेशन यूनिट के पास गया, असेसमेंट यूनिट के पास गया, ये सब अलग-अलग यूनिट है, इनके पास सिर्फ डाटा पहुंच रहा है कि, और बिना नेम के, बिना किसी फिजिकल एड्रेस किसी चीज़ का। तो क्या है कि जब 2 आदमी आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में जान-पहचान नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से करप्शन जो है वो कम होगा और इससे क्या होगा कि आगे चल कर के जो इस स्कीम के थ्रू जो बेटर मॉनिटरिंग है वो ज़्यादा बढ़िया हो पाएगा, ट्रांसपेरेंसी जो है वो और भी बढ़िया एफिशिएंट हो पाएगा, और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, जिसको जो काम असाइंड है वो चीज़ जल्दी कर पाएगा। तो इस वजह से जो है कि जो टाइम है, पहले जो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था, अब जाते थे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता था, पेशी होती थी, उसके ऊपर ऑडिटिंग होता था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम। तो अब जब डिजिटली ये सब को कंबाइन कर देंगे तो ये सब में टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगा। तो ये अभी सीबीडीटी जो है हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उनके द्वारा ये रिफॉर्म लाया गया है। ये पहले भी अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, जैसे टैक्स रेट को कम करना, 30% से 22% कर देना न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए, क्या ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, स्टार्टअप हब्स है, वो सबको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के ऊपर न्यू रिफॉर्म्स लेकर के वो लोग आए हैं, ताकि जो गवर्नेंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। और प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में ये कहा कि एवरी रूल, लॉ, पॉलिसी इज़ बीइंग टेकन आउट ऑफ
power centric approach and is now being turned to people centric and public friendly अप्रोच। तो पीपल सेंट्रिक एंड पब्लिक फ्रेंडली कैसे हो गया? करप्शन खत्म होगा, ब्राइबरी नहीं मांगी जाएगी, तो पीपल सेंट्रिक ही हो जाएगा। तो ये बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं जो कि लास्ट आर्टिकल है, स्टॉप द डिसमेंटलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स। अब ये देखिए EIA का जो ड्राफ्ट था, आपको जैसे पता है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस थे, उसके ऊपर जो 12 अगस्त का हमारे पास टाइम था। तो इस वाले टॉपिक को आप इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी से रिलेट कर सकते हो, और क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस का वो आपको PDF के टाइम पे मैं आपको इसमें दे दूंगा। अब ये जो आर्टिकल है, बिकॉज इसमें ऑप्शनली आप कर सकते हो, बिकॉज पहले ही हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया है, तो इस वाले में थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है, बिकॉज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी जो हैं जो आपको ओमिट करना है। इस वजह से इस वाले में वो क्वेश्चन अभी फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ। PDF में आपको मैं डाल के दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें जैसे ये स्टार्ट करती हैं आर्टिकल, तो अभी इस आर्टिकल में ये कहती हैं कि संस्कृत वर्ड जो है हमारा, प्रकृति रक्षिता रक्षिता। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारा रक्षा भी करेगी। तो इसके ऊपर आगे राइटर जो है मतलब सोनिया गांधी जो है वो कहती हैं कि हमारे देश में तब तक इन्वायरमेंट का जो है प्रोटेक्शन नहीं हो सकता जब तक हम लोग पॉवर्टी को इरेडिकेट नहीं कर देते हैं। पॉवर्टी जब तक रहेगी तब तक इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन बहुत ही फार साइटेड अप्रोच है या फिर एक एम्बिशन है जिसको पूरा करने का बात हो। अभी जब पैंडेमिक आया तो हर एक देश की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में एक अलर्ट हो गया कि अब हम लोग को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे देश की जो सरकार है वो पिछले 6 साल से कुछ ज़्यादा ही और लीनियंट हो गई हैं गवर्नमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस के ऊपर में, और ये हम नहीं कहते हैं, रिपोर्ट्स बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेनियल ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, उसकी जो रिपोर्ट है वो यही बताती है कि जैसे इंडिया की जो रैंकिंग है वो 177 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ है 2018 में। और इस वजह से जो ये इस प्रकार के जितने भी जो वर्चुअल इंडेक्स है, जो इंडिकेटर्स है वर्चुअली, जो अलग अलग बॉडीज से आते हैं, वो दिखाती है कि हमारे इंडिया के अंदर इन्वायरमेंटल हेल्थ पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट, एयर वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या काम हो रहा है, और इस पे अलार्मिंग हमें एक्शन की क्यों ज़रूरत है। पैंडमिक जो है इसके बाद और भी बहुत सारे जो है कि हमें इश्यूज़ के ऊपर में जागरूक किया है कि कैसे हम लोग को अपने हेल्थ सेक्टर को और भी ज़्यादा बढ़िया बनाना है, उसमें जो गवर्नेंस है उसको कितना और बढ़िया बनाने की ज़रूरत है। और लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर जो इन लोग अलग अलग तरीके के जो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे हैं, जैसे कि नो गो एरिया वाला जो एक मूड है इनका, उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का अभी इस टाइम पर इतना जो क्रूशियल एक एक्ट है वो इस टाइम पर लेकर के आए हैं, जब इस टाइम पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे सबकी बातें सुन करके और तब आगे हम लोग किसी भी इन्वायरमेंट असेसमेंट वाला किसी भी एक प्रक्रिया के ऊपर हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन इस टाइम पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बाकी लोगों की मत सुनने को रेडी नहीं है। वो एक मतलब सिर्फ कहने के लिए वो अपना एक निकाल दिए कि आप भी इसमें सजेशन दिए, लेकिन अब जब लोग मिल नहीं पा रहे हैं आपस में, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पा रही है, बैठक नहीं हो पा रही है, बाहर लोग प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकल सकते कि बिकॉज पुलिस फिर डंडा मार के अंदर कर देगी, तो इस टाइम पे इस प्रकार का ड्राफ्ट, इतना जो क्रूशियल ड्राफ्ट है वो कैसे लेकर के आ सकती है हमारी सरकार। तो खैर ये इसमें आपको कैसे छांट के लिखना है आपको समझ में आ गया होगा। गवर्नमेंट पार्टीज़ के नाम नहीं लेनी है, बस गवर्नमेंट रिजीम और ये इस टाइम पे क्रूशियल टाइम पे नहीं लेकर के आना है, यही चीज़ आपको आंसर में लिखने का बात है। हमें गवर्नमेंट का या फिर किसी इंडिविजुअल का, बीजेपी या फिर कोई पार्टी का कभी भी नाम नहीं लेना आंसर राइटिंग में, याद रखिएगा। फिर उसके बाद वो कुछ कमिटीज़ के बारे में बताती हैं कि जैसे 2014 के टाइम पे TSR सुब्रमण्यम कमेटी को सेटअप किया गया था, जो कि रिव्यू करके 6 मेजर एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर बात की गई थी। अनदर कमेटी फिर सेट की गई जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ 2011 का नोटिफिकेशन के द्वारा, लेकिन ये बोथ जो है वो इमेंस क्रिटिसिज्म झेली, और इसके ओपेसिटी और कंसल्टिंग वाली जो स्टेक होल्डर के जो एक रेंज थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स थे। लेकिन फिर भी इनके कुछ ऐसे टर्म्स, हालांकि रिपोर्ट की रिकमेंडेशन जो है वो कभी भी रिलीज़ नहीं किए गए, लेकिन कुछ ऐसे इसके टर्म्स जो थे उसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया। अब उसके बाद सेम यही काम आपका CRZ नोटिफिकेशन जो 2018 का आया था उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। वहाँ पे क्या कि नेशनल फिश वर्कर फोरम जो है जो एक कमेटी है उनकी, उन्होंने
ये नोटिफिकेशन को बिल्कुल खारिज करते हुए कहा कि ये वाला अगर लागू हो जाता है तो लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी डिस्ट्रॉइंग कोस्टल इकोलॉजी ये सब को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। आराम करीब करीब 7,500 किलोमीटर का हमारा कोस्ट लाइन है। उन थ्रू आउट उस कोस्ट लाइन के ऊपर ये रिफॉर्म लागू हो जाता और इसके ऊपर से अगर ये लागू हो जाता तो कोस्टल एरिया में जो फिशेज़ हैं और जो वहाँ की जो जो इकोलॉजी इकोसिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच जाती। नेक्स्ट जितने भी आपके जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, एक्सपर्ट एप्रेजल कमेटी है, ये सब लोग ऐसे ही बिना ड्यू लॉ के प्रोसीजर को फॉलो किए हुए बहुत सारे जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ है उसके अंदर प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशन करवाते जा रहे हैं और उसके ऊपर ज़्यादा एक्टिविज़्म भी जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करने दिया जा रहा है। अगर कोई ज़्यादा एक्टिविस्ट वाला काम करता है तो उसको कैसे भी करके सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये सब लोग जो है मिल करके जैसे फिशिंग कम्युनिटी का ही देखिए सीआरजेड नोटिफिकेशन, ये देखिए सीआरजेड नोटिफिकेशन और ये जो हमने पहले बात किया टीएसआर सब्लिमेंट कमेटी के अंदर क्या बातें होती हैं वो सब मैं आज के प्रीलिम्स करंट अफेयर्स वाले में आपको ब्लॉक्स के हिसाब से उसमें डाल करके आपको बता दूंगा। अभी इसमें बताने से क्या है कि आप बस इतना नाम रखिए, नाम जानिए कि टीएसआर सुप्रीम कमेटी के साथ क्या हुआ और सीआरजेड नोटिफिकेशन 2018 के साथ क्या हुआ। तो अभी एक कहानी की तरह सुन लीजिए आप, इसके बाद जब हम लोग प्रीलिम्स वाला जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये सारे ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे। तो उसमें क्या है कि स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए ही आप उसको बाद के लिए भी आप प्रिजर्व कर सकते हो। अभी क्या है लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और फिर आपका जो सीक्वेंस है वो भी टूट जाता है। तो आप ये समझिए कि ये जो 3-4 अभी जो इन्होंने पहले तो ये टीएसआर सुब्रमण्यन कमेटी के बारे में उन्होंने बताया एग्जांपल दिया, फिर सीआरजेड नोटिफिकेशन के बारे में उन्हें बताया और कि क्यों वो खारिज हो गया, क्योंकि लाइवलीहुड ऑफ फिशिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डेंजर हो जाता है बिकॉज जो कोस्टल इकोलॉजी है वो उसमें बहुत ज़्यादा उसको क्षति पहुंच जाती है अगर सीआरजेड नोटिफिकेशन को पालन कर लिया जाता। और कैसे जो सेंट्रल बॉडीज़ हैं और फिर नेशनल फॉरेस्ट कमेटी है वो बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए वो प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ के अंदर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लागू कर रही है, जैसे कि पाइपलाइनिंग बिछाना। और ये सब की जो बात अभी भी ऐसा हो गया है कि पाइपलाइनिंग बिछाने के लिए अब किसी की भी अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अगर बिछाना है सरकार को तो वो वाइल्ड लाइफ एरिया से भी बिछा करके लेके जा सकती है, उसके में उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बोलती हैं कि लैंसेट एक ब्रिटिश जर्नल है, उनका ऐसा कहना है कि 12.4 lakhs डेथ, दैट इज 12.5% ऑफ टोटल डेथ दैट हैपेंड इन 2017 में जितने भी जो डेथ हुए थे इंडिया के अंदर में उसमें 12.5% जितने भी डेथ है वो एयर पॉल्यूशन की वजह से हुए थे। लेकिन उसके बाद भी एयर पॉल्यूशन को कंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप स्कीम नहीं आया है भारत सरकार के अंदर में, ताकि ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हुआ है तो उससे हम लोग टैकल कर सकें। और इसके उलट जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं और भी जितने गवर्नमेंट एक्सटेंडेड डेडलाइंस हैं उन सब को भी उतनी बढ़िया से पालन नहीं करवा सकी है हमारी भारत सरकार। इसके अलावा जो आदिवासी है उनके ऊपर भी जो है वो रेगुलरली उनके ऊपर जो है शोषण अभी भी जारी है, ऐसा कहती हैं राइटर। आदिवासी की भी जो लैंड है उनको हड़पने की बहुत ज़्यादा साजिश की जा रही है, जैसे कि पहले यूपीए के टाइम पे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 26 2006 आया था, जिसके प्रति जो आदिवासी के जितने भी लैंड है वो रिजर्व रहेंगे आदिवासी के लिए और कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर पाएगा। लेकिन अब जब FRA 2006 को अब आर्म ट्विस्ट करके और जैसे तैसे तोड़ मरोड़ करके अब यूज़ किया जा रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हरास कर रहे हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को और जो फॉरेस्ट में रहते हैं आदिवासी उनको। और इसके बाद अब ऐसे और भी जो अलग अलग जो अभी लॉज आते जा रहे हैं, जैसे कि ऐसे प्रपोजल चल रहा है कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है उसको हटा करके और न्यू लॉ लेकर के आने की ज़रूरत है, जिसके अंदर वो जो पुलिसिंग है और क्वासी जुडिशियल पावर्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल है उसको हम और सशक्त कर सकें और उसको और इन्हांस कर सकें। अगर ये चीज़ हो जाता है तो उस टाइम पे हमने भी ये चीज़ कहा था कि जो अगर ये चीज़ इसके अंदर रिफॉर्म आ जाता है तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको फायर आर्म्स यूज़ करने के लिए फुल छूट मिल जाएगी और जिससे कि आगे चल कर के वो कहाँ पे किसको कैसे फायर कर दें फॉरेस्ट के अंदर में वो कोई पता नहीं होगा, जिसके वजह से जो है कि और भी ज़्यादा जो रेड टेपिज़म है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी अलार्मिंग रेट पे ये चीज़ बढ़ जाएगा। अब पब्लिक हेल्थ के ऊपर में भी जो है भारत सरकार उतनी ज़्यादा अभी सचेत नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि प्रॉपर असेसमेंट करे इन्वायरमेंट असेसमेंट प्लान्स का और उसको
साइंटिफिक नॉलेज, इन्हांस पब्लिक पार्टिसिपेशन और रेगुलर सोशल ऑडिट के हिसाब से उसको इनरोल करे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको क्रोनिक कैपिटलिज्म के ऊपर में उसने कारपेट, रेड कारपेट बिछा करके उस चीज़ को उतार दिया। अब उसके वजह से जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है, जैसे कि आदिवासी हो गया या फिर जो वो पॉपुलेशन जो कि फ्रिंज एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज़ आगे चल कर के अब उनकी, जैसे मान लीजिए कहीं से पाइपलाइन निकल के जा रहा है किसी फॉरेस्ट एरिया से, तो उसमें जो वहाँ के जो सेक्शन है, जो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, उससे सलाह-मशवरा नहीं किया जाएगा। अगर बाय चांस वो उनका खरीदा हुआ एरिया अगर आता है बाय चांस, या फिर वो जो भी उनका अगर अगर डिसेंडेंट एरिया आता है, ज़मीन आता है, तो उनको खुद से डिसाइड किया हुआ, सरकार के द्वारा डिसाइड किया हुआ कंपनसेशन मिल जाएगा। उसके ऊपर कोई उतना ज़्यादा सलाह-मशवरा ये सब सारा कुछ उतना नहीं होगा। इनफैक्ट जो टाइम था डिस्कशन का, वो भी अब घटा करके 20 दिन कर दिया गया। पहले ये 30 दिन और या फिर उससे ज़्यादा था। तो ये सब एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जिससे कि रेगुलेटरी जो बर्डन है या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए ऊपर जो बर्डन है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलग ये करना चाहिए था कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को आपको और भी ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए था, ताकि वो लोग जो ये जो एक बर्डन माना जाता है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का, उसके जगह पे वो आपको सब्सिडाइज़ करना चाहिए था कि अगर वो ग्रीन नॉर्म्स फॉलो करते हैं तो उनको ये सब सब्सिडी मिलेगी, या फिर ये सब उनको इकोनॉमिकली टैक्स में छूट मिलेगा। तब जाके आपके जो ईआईए फ्रेमवर्क के जो मेन मूलभूत जो आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सब चीज़ को आप अचीव कर पाते। इसके अलावा जो गंगा के ऊपर में जितने भी जो निर्मल गंगा और अविरल गंगा वाली जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, वो तब तक आपकी सफल नहीं हो सकती जब तक आप कॉमुलेटिव इम्पैक्ट और या फिर रीजनल असेसमेंट ऑफ इकोलॉजी जो है उसको आप जोड़ोगे नहीं किसी भी इंटरप्राइज या फिर एमएसएमई या फिर जो भी आपका इंडस्ट्री लगता है उस गंगा तट पे, या फिर उस स्टेट में जहाँ पे वो गंगा नदी वहाँ से बह के जा रही है। तो अगर आप इस चीज़ को अटैच करोगे उन सारे कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ में, तभी जा कर के उनके लॉन्ग टर्म में उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आएँगे कि ये सब चीज़ को उनको बच करके चलने का बात है। अभी तो ये सब कुछ है नहीं नॉर्म्स, तो वो लोग भी अपना आराम से नाली खोल देते हैं, तो वो जाके न गंगा में उसको और ज़्यादा पॉल्यूट कर लेती है। इसके बाद लास्ट में ये कहती हैं सोनिया गांधी, गवर्नमेंट को बिल्कुल स्टॉप कर देना चाहिए डिसमेंटलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। जितने भी हम रेगुलेशंस पहले से बांध करके रखे थे, उन सब चीज़ को अब धीरे-धीरे जो गवर्नमेंट खोल रही है, उन सब चीज़ को बिल्कुल अब स्थगित करना चाहिए और एक प्रॉपर हेडवे में हेड स्टार्ट लेना चाहिए, एक प्रॉपर क्लीन गाइडलाइंस के साथ। और उस चीज़ का स्टार्ट कर सकती है गवर्नमेंट ये करके कि फ़िलहाल तो ड्राफ्ट ईआईए 2020 को आप वापस ले लीजिए, और इसको तब आप लागू कीजिए जब आपके पास वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसल्टेशन हो, नेशनल एजेंडा के गाइडलाइंस के थॉरो हो, और ग्लोबल वार्मिंग पैंड और जो भी आपका ग्लोबल जो इश्यूज़ है उन सब से ये बिल्कुल सम्मिलित हो, इनसे उसके करिकुलम के अंतर्गत आए। तब जाके जो है एक ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इंडिया जो है ट्रांसफ़ॉर्म हो पाएगा, और वर्ल्ड में जब पैंडेमिक के बाद पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर पाएगा, इकोनॉमिकली बता पाएगा कि हम इकोनॉमिकल ग्रोथ भी करते हैं और उसके बाद हम ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब भी कहलाते हैं। हम ग्रीन जो नॉर्म्स हैं उन सबको भी हम फॉलो करते हैं। और इस टाइम पे आपके पास बहुत सुनहरा मौका है जब रिवर्स माइग्रेशन, जैसे शहर से अब गाँव की तरफ लोग जा रहे हैं, तो आपको जो जैसे मनरेगा है और इस तरह के जो सोशल वर्क्स हैं, उसके थ्रू आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वाले पब्लिक वर्क को करवाने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, ग्राम सभा, वुमेन कम्युनिटी और बहुत सारे यूथ भी जो हैं ग्रास रूट लेवल पे, वो आपके और फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज़ जो हैं, वो सब भी आपको इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। बिकॉज़ वृक्ष लगाने के जब पैसे मिलेंगे तो फिर उसके बाद बाकी लोग भी जो है वो जाकर के जंगल-जंगल पे वृक्ष लगाएँगे, और हमारा जो मेन जो मकसद है ग्रीनरी लाने का, वो चीज़ सही हो पाएगा, सिद्ध हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और करंट अफेयर्स जो है हम लोग आज भी अपने gkmonk.com वाले चैनल पे डालेंगे, उसका नोटिफ़िकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे।